मैं संध्या सिंह। आज युवा अनुगूंज की जो नई श्रृंखला आरंभ हो रही है, जुगनी उड़ी, उसके प्रथम एपिसोड में मैं मेजबान के रूप में आप सबका स्वागत करती हूँ। और जो भी लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं, सभी का अभिनंदन, इस्तकबाल। अब हम अगर ये कहें कि इस सीरीज का जो शीर्षक है, मैं चाहूंगी पहले कि हम जुगनी उड़ी के बारे में आपसे कुछ बात करें, इसकी भूमिका के बारे में बताएं। जैसे कि इसका नाम है जुगनी उड़ी, तो इसके नाम से ही जाहिर है कि ये जुगनी उड़ी एक स्त्री के संघर्ष और एक स्त्री की जो सफलता के सोपान हैं, उनकी यात्रा पर केंद्रित एक श्रृंखला है। और हम ये चाहेंगे कि इस श्रृंखला में जितने भी एपिसोड आएंगे वो सब इसी पर केंद्रित होंगे। और ऐसा नहीं कि इसमें सिर्फ स्त्रियां होंगी, इसमें जो इस मिशन से जो पुरुष जुड़े हुए हैं, उनके बिना भी ये यात्रा अधूरी है। तो वो भी, उनसे भी हम एक एक करके सबसे बात करेंगे। और मैं अगर ये कहूं कि ये श्रृंखला स्त्री की विवशता या उसकी हताशा या उसकी अवसाद पर केंद्रित नहीं है। इस श्रृंखला में हम उसकी सामर्थ्य और उसकी संभावनाओं पर विचार करेंगे, बात करेंगे, और उसके भीतर से उसका हुनर कैसे बाहर आ सकता है, पूरी तरह हमारा फोकस इस बात पर रहेगा। और मैं अगर ये कहूं कि वो स्त्री जिसमें हम इससे जुड़ रहे हैं मिशन से, वो स्त्री एक 20 साल की उम्र की लड़की भी हो सकती है और वो 70 साल की स्त्री भी हो सकती है। वो स्त्री एक घरों में काम करने वाली बाई भी हो सकती है और वो स्त्री किसी मल्टीनेशनल कंपनी की चेयरपर्सन भी हो सकती है। तो इसका जो दायरा है, इसका जो विस्तार है स्त्री के संघर्ष का, वो इतना बड़ा है कि हम चाहेंगे कि उसमें हर पक्ष पर बात हो और हर स्तर की स्त्रियां इसमें शामिल हों। और इसका आज शुभारंभ है, पहला एपिसोड है। और इस पहले एपिसोड में मैं मेजबान की तरह से मैं आपके सामने हूं। और इस एपिसोड में जो हमारी मेहमान होंगी वो आप सबकी लोकप्रिय व्यक्तित्व निवेदिता चक्रवर्ती होंगी। मैं थोड़ा सा अगर संक्षिप्त में उनका परिचय दूं तो मैं ये कहूंगी, पहले तो मैं उनके बारे में ये बताऊं कि उन्होंने जिस तरह से काम किया है इस पटल के जरिए, वो आपके सामने है। आप सब लोग एक परिवार की तरह यहाँ पर जुड़े हुए हैं। उन्होंने उनका इस युगानुगुज मीडिया की वो संस्थापक हैं और वो इसकी मैनेजिंग डायरेक्टर भी हैं। 27 साल का उनका अनुभव है कॉरपोरेट में काम करने का। अब आप सोच सकते हैं उनके व्यक्तित्व की जो मल्टी डायमेंशनल जो एक उनका कार्य क्षेत्र रहा है। अपनी तरफ से अगर मैं कहूं तो निवेदिता चक्रवर्ती जी, जो मैंने महसूस किया है वो ये है कि वो विनम्र भी हैं और दृढ़ भी हैं अपने अपने निर्णय लेने में। तो ये जो मिश्रण है, ये बहुत कम, मैंने दुर्लभ देखा है लोगों में कि वो अपनी बात विनम्रता से भी कहें और दृढ़ता से भी वो सामने रखें। यानी कि वो
जितनी अपने कार्य क्षेत्र में ठोस हैं, उतनी ही वो भावनात्मक रूप से तरल हैं। और ये मैं उनकी एक दुर्लभ खूबी है जो उनके अंदर मैंने पाई। उनकी 2 किताबें आ चुकी हैं, लिखती हैं, अब हम सब लोग उनके लेखन से वाकिफ़ हैं। और मैं अब विस्तार से उनके बारे में जानेंगे, उन्हीं के माध्यम से, उन्हीं की आवाज़ में, उन्हीं से बातचीत करते हुए। तो मैं स्वागत करती हूँ निवेदिता चक्रवर्ती जी का, कि वो हम सबसे जुड़ें और हम अपनी आगे की बातचीत शुरू करें। स्वागत है निवेदिता जी। मेरे लिए ये बहुत मैं कहूँगी कि उत्तेजना के और खुशी के पल हैं कि हम इतने दिनों से आपको देख रहे हैं पटल पर, जान रहे हैं, लेकिन कुछ बातें वो जो हम नहीं जानते, हम आज उन्हें जानेंगे आपके माध्यम से। मैं फिर आपके सामने भी ये बात कहना चाहूँगी, अभी आपकी अनुपस्थिति में मैंने कही कि आप जितनी विनम्र हैं, उतनी ही दृढ़ हैं, और जितनी ठोस हैं अंदर से, उतनी ही तरल है। तो ये इसके लिए साधुवाद व्यक्तित्व के लिए। और मुझे लगता है आप कुछ कहें या हम सवाल बातचीत शुरू करें, बताइए। जी, मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि बहुत-बहुत धन्यवाद मुझे इस कार्यक्रम के पहले एपिसोड में आमंत्रित करने के लिए। और साथियों, ये सारे दर्शकों को भी बहुत प्रणाम और बहुत स्वागत यहाँ पर आने के लिए। और ये जुगनी उड़ी कार्यक्रम बहुत अनोखा कार्यक्रम है। स्त्री विमर्श पर, नारीवाद पर बहुत सारे कार्यक्रम आप लोगों ने देखे होंगे, लेकिन ये थोड़ा अलग कार्यक्रम है। और संध्या दी का आग्रह था कि पहले एपिसोड पे मैं आऊं इस कार्यक्रम के लिए, तो फिर मैं उपस्थित हूँ आप सबके सामने। बहुत बहुत प्रणाम। नहीं, उसका कारण था निवेदिता जी कि जो स्पार्क मैंने आप में देखा, मतलब वो मैंने बहुत कम देखा है कि संघर्ष के लिए जैसे हर वक्त तैयार दिखना, वो स्पिरिट। तो मुझे लग रहा था इससे बेहतर कौन हो सकता है कि जो हमसे बात करे इस बारे में, और यहाँ से हम शुरुआत करें। तो मुझे लग रहा है कि आप आई, और ये एक शुभारंभ कहूंगी मैं इसे। शुभ का मतलब शुभ आरंभ है ये, आपसे हो रहा है, और आगे श्रृंखला चलती रहेगी नए नए लोगों से। जी, प्रश्न जरूर मेरे दिमाग में जो उठे हैं आपके व्यक्तित्व को लेकर, या जो हमारा ये एक मिशन है, जो हमारा एक उद्देश्य या ध्येय है, ये कि हम स्त्री के उस पक्ष को उजागर कैसे कर सकते हैं जो वो कहीं ना कहीं परिस्थितियों के चलते उसका दबा रह जाता है, एक हुनर का पक्ष जो है उसका। तो उसमें मैं सबसे पहले ये चाहूंगी कि जो मैंने आपके अंदर एक स्पार्क देखा है, एक चमक देखी है आपकी बातचीत में, आपके व्यक्तित्व में, आपके रख रखाव में, वो मैं जरूर जानना चाहूंगी कि वो कहाँ से आई है। उसके वो जो आपका जो साहस आपकी रगों में दौड़ रहा है, जो हिम्मत दिखती है, उसकी जमीन कहाँ है? जी जी, संध्या दी, बहुत बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया। तो इसकी जमीन, इसका जो श्रेय मैं देना चाहूंगी वो अपने माँ, बाबा, दादी, नानी और मेरी बुआ को, और विशेष तौर पर मेरी दादी और नानी को, जिन्होंने अपने जीवन में बहुत संघर्ष किए और उन्होंने अपने परिश्रम से, अपनी धैर्य से और अपने गुणों से अपने बच्चों को बड़ा किया और उनको इस दुनिया में सम्मान पूर्वक रहना सिखाया। और वो जो दादी और नानी के उदाहरण मेरे जीवन में हैं, मैं आगे बात करते हुए जरूर मैं बताऊंगी कुछ उनके बारे में। तो वो जो उनकी प्रेरणा है वो मेरे साथ हमेशा चली मेरे जीवन में। जी संध्या, बहुत अच्छा लगा, बहुत संक्षिप्त आपने पृष्ठभूमि रखी अपनी। मुझे जहां तक याद पड़ता है, आपके पिताजी तो इतने अच्छे कवि रहे हैं, तो उनका जो कवित्व है
वो भी जरूर आपके अंदर वो एक जैसे खून में दौड़ता है, वो जो जीन्स में मिलता है। तो बिल्कुल। तो हाँ, तो मैं कहना चाहूंगी एक बात कि मेरे पिताजी जैसे भी व्यक्ति होने बहुत कम मिलेंगे इस दुनिया में, क्योंकि उनके खुद के जीवन में इतने संघर्ष रहे, उसके बावजूद उन्होंने अपनी विनम्रता को कायम रखा। मतलब आज भी उनके बारे में अगर बात होती है हरिद्वार में, तो उनको मतलब कोई भी ऐसा नहीं होता जो कि उनके अगेंस्ट में कुछ बोले। मतलब सब लोग उनको बहुत विनम्र इंसान के रूप में ही पहचानते हैं, जबकि उनका जीवन बहुत कड़वाहटों, बहुत संघर्षों से भरा हुआ था। तो कड़वाहटों के साथ विनम्र कैसे रहा जाता है, वो पिताजी से सीखा। वो मैं अब समझ गई कि कहाँ से आपकी जमीन क्या रही, क्योंकि आप भी को भी मैंने ईमानदारी से ये बात कही आज है, लेकिन मैंने इसे कई सालों में ये महसूस किया कि आप बात करने में मुझे दृढ़ भी दिखाई देती हैं, अपने पक्ष को रखने में, अपने निर्णय लेने में, और कोमल भी बहुत हैं बात करने में, बहुत विनम्र हैं। तो आज हमारे सबके सामने आया कि वो पृष्ठभूमि क्या रही, और बहुत आप समृद्ध हैं। मैं ये कहूंगी कि अगर इस क्षेत्र में देखा जाए तो आप बहुत समृद्ध रही हैं। मैं भी नमन करती हूँ आपके बाबा जी, आपके नाना जी ननिहाल, ददिहाल, और आपके पिताजी को। हम दूसरे सवाल पर आए तो मुझे ये लगता है कि जैसा कि हम जानते हैं आपसे, जब से हमारी आपकी बातचीत हो रही है, कि जब आपका विवाह हुआ तब आपने ऐसा बताया कि आप आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर नहीं थी, और आपने थोड़ा सा अपने जीवन का वो हिस्सा भी देखा है, दाम्पत्य जीवन का, जिसमें पति पर निर्भर रहते हैं। और उसके बाद फिर आपने जो छलांगे लगाई हैं आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में, जो कीर्तिमान, जहां जहां आपने नौकरियां की हैं, वहां वहां आपने कीर्तिमान गढ़े हैं, तो वो एक मिसाल भी आप बनी। तो मैं मतलब ये चाहूंगी कि ये यात्रा कैसे शुरू हुई, और कैसे फिर इसमें व्यवधान जो आए उनसे आप कैसे निपटी, क्योंकि ये आपकी बातचीत बहुत स्त्रियों तक जाएगी। जी, तो हर इंसान की नाभि में ना एक आग होती है, तो जरूरी होता है उस आग को पहचानना। तो मैं मेरे नाभि की जो आग थी ना, उसे मैं पहचानती थी बहुत अच्छी तरीके से बचपन से, कि मुझे आर्थिक रूप से स्वतंत्र होना ही है। और ये बात पिताजी को भी बिल्कुल क्लियर थी, सबको क्लियर थी। लेकिन फिर भी क्या कहते हैं ना कि आप जो आपकी नियति होती है उसको तो आप टाल नहीं सकते। तो शादी हो गई बिना मेरी नौकरी करते हुए। उस समय मेरी नौकरी नहीं लगी हुई थी, लेकिन उसके बाद कहते हैं ना कि अगर आप पक्के हो ना अंदर से, और आप क्लियर हो कि मुझे इस कुएं से बाहर निकलना है, आपको अगर ये पता है, तो जरूर ऊपर से कोई ना कोई हाथ आप तक बढ़ेगा, जिसको पकड़ के आप ऊपर अपनी पूरी ऊर्जा के साथ निकल करके आ जाओगे। तो वो ऊर्जा रही मेरे ससुर जी और मेरी सासू माँ। तो मेरे जो ससुर जी और सासू माँ, मेरी सासू माँ पूजा करने बैठती थी और मैं उनके पास बैठ जाती थी कि माँ जरा ईश्वर से बोलो कि मेरी नौकरी लग जाए। तो मैं उनको ऐसे बोलती थी, वो कहती ठीक है, एक प्रार्थना स्पेशली तुम्हारे लिए करती हूँ। फिर उसके बाद मेरे ससुर जी ने जब उनको लगा कि मैं नौकरी करना चाहती हूँ, तो वो मेरे को बहुत ही प्रेरित करते थे। और एक दिन क्या हुआ कि न्यूज़पेपर में ये आया कि LIC में असिस्टेंट्स की जरूरत है और रिटन एग्जामिनेशन होगा और इंटरव्यू होगा। तो मेरे जो ससुर पिताजी लेकर के आए वो मेरे पास न्यूज़पेपर लेके, और उन्होंने कहा कि तुम इसमें भरो और मुझे विश्वास है कि तुम्हारा हो जाएगा। तो बस उसके बाद क्या था, LIC का एग्जामिनेशन दिया और फिर मेरा सिलेक्शन हो गया। और मेरे जो इंटरव्यू दिलाने भी मेरे ससुर जी गए मेरे साथ, रिटन एग्जामिनेशन के लिए भी हॉल के बाहर मेरे ससुर जी खड़े हुए थे। तो ये चीजें मैं जिंदगी में नहीं भूल सकती हूँ, क्योंकि एक जो औरत है ना, उसके अंदर तो ऊर्जा रहती ही है, लेकिन उसके साथ कोई ना कोई, अगर अपने अंदर ऊर्जा है ना, तो कोई ना कोई ईश्वर साथ में जरूर खड़ा कर देता है। तो ऐसे करके मेरी नौकरी लग गई। तो बहुत लंबी यात्रा है। तो LIC में मैंने 15 साल नौकरी करी, और फिर कुछ आर्थिक रूप से मेरे को
परेशानियां हुई कि मतलब मेरी LIC की छोटी सी सैलरी में मेरी परिवार नहीं चल पाता, तो मैंने फिर उसके बाद बजाज अलियांज ज्वाइन किया, प्राइवेट कंपनी ज्वाइन करी, वहां पे मैंने 12 साल नौकरी करी। और फिर बजाज अलियांज में भी मैं पहले ऑपरेशंस में थी, लेकिन सेल्स में क्या होता था, इंसेंटिव, सैलरी के अलावा इंसेंटिव्स भी मिलते थे, तो मैंने फिर उसको चेंज किया। तो कहते हैं ना, कंफर्ट जोन को छोड़ती चली गई और आगे बढ़ती चली गई। जैसे जैसे जीवन में जरूरतें हुई उस हिसाब से निर्णय लिया और आगे बढ़ी। और 2019 में जब जॉब छोड़ दी तो 50 साल में लगा कि अब हम कैसे, आर्थिक स्थिति से तो अभी भी मेरे को, आर्थिक स्थिति से मेरे को मजबूत रहना ही है। तो फिर मैंने 50 साल में अपनी कंपनी खोली, प्रकाशन कंपनी आप सबके सामने है। जी, ये रही मेरी यात्रा। जी संध्या। जी संध्या दी, मेरी बात पूरी हो गई? नहीं, मेरा माइक ही ऑफ था, सॉरी। हाँ, मैं ये कहूंगी कि एक सवाल पूछना चाहती हूँ, व्यक्तिगत प्रश्न है, लेकिन जितना उत्तर आप देना चाहें, मुझे लग रहा है हमारी बहनें, हमारी सखियां उससे लाभान्वित होंगी। कि ये जो आपकी यात्रा रही आर्थिक रूप से निर्भरता की, आत्मनिर्भरता की, इसमें कुछ व्यवधान ऐसे भी आए घरेलू कार्य को लेकर, सामंजस्य या कुछ ऐसे जहां निर्णय लेने में आपको दिक्कतें आई हों, कुछ आपसी विवाद ऐसा हुआ हो कि भाई ये निर्णय लेना है, ये नहीं लेना है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो स्त्रियां घर में है आज, उनको इस संबल की बहुत जरूरत है जो उन्हें इस वक्त आप देंगी। कि जब आप नौकरी करने जा रहे हैं या कर रहे हैं, उस वक्त जो घरेलू जो सामंजस्य है वो कैसे रखा जा सकता है। जो एक स्त्री जो घर में रहती है वो तो रख लेगी सामंजस्य, लेकिन जो बाहर का भी संभाल रही है और घर भी संभाल रही है, वो सामंजस्य आपने कैसे रखा और आपको कहाँ कहाँ दिक्कतें आई और क्या करना चाहिए इसमें? जी, तो दिक्कत तो आती है, जो भी नौकरी में अगर आप होते हो तो दिक्कत तो आती ही है, घर को संभालने में, कैसे करके बच्चों को बड़ा करना है, छोटे बच्चों को कहाँ पर रखना है। और या जो मैं ये कहूंगी श्रम विभाजन, जो कि भाई ये काम आप करेंगे, ये हम करेंगे, क्योंकि उसके बिना फिर नहीं हो पाएगा। तो वो सब चीजों में आपने कैसे सामंजस्य रखा? तो संध्या दी, शायद वैसे आजकल जो है, आजकल तो थोड़ा चेंज हो गया है वातावरण। आजकल पुरुषों और स्त्रियों को, जो नए बच्चे हैं उनको बिल्कुल क्लियर है कि दोनों को आपस में मिल बांट करके काम करना है। और विदेशों में तो बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है कि अगर केवल स्त्री काम करती रहे, क्योंकि वहां तो मेड सर्वेंट्स भी नहीं मिलते हैं। हाँ, बिल्कुल। तो इसमें फिर से मैं धन्यवाद देना चाहूंगी अपने ससुर जी का, क्योंकि उन्होंने, हमारे घर में फुल टाइम मेड का रिवाज था, तो फुल टाइम मेड सर्वेंट हमारे यहाँ रखते थे। और ये मेरे ससुर जी का ही निर्णय था कि नहीं, बहुएं नौकरी करेंगी तो फुल टाइम मेड रहेगी, तो वो कैसे संभालेंगी सारा कुछ। मुझे लग रहा है मुझे फिर से ताली बजानी चाहिए इस बात पर। सैल्यूट ससुर जी को। बिल्कुल, बिल्कुल। तो जो बात है वो है, जिसका जहाँ क्रेडिट बनता है वहां बनता है। लेकिन एक ये बात है कि कहीं पर मेरे को जहां पर आपत्ति कह लीजिए, या मैं जहां पर सोचती हूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या होता है कि जब एक स्त्री नौकरी करती है, तो जो स्त्री के जो नौकरी से संबंधित जो निर्णय होते हैं, वो स्त्रियां अपने हस्बैंड से पूछ करके लेती हैं। वहां पे मुझे आपत्ति है। तो मेरा एक बार ऑपरेशन से सेल्स में मेरा डिसीजन लेना था मुझे, और मुझे कुछ 1 घंटे का टाइम दिया था मेरे बॉस ने कि तुम 1 घंटे में अपने घर में अपने ना हस्बैंड से बात कर लो, पूछ लो कि तुमको ये डिसीजन, कि उनको ये डिसीजन स्वीकार्य है कि नहीं है, उनसे पूछ करके आप हमें बता दो। तो मैंने कहा क्यों, मतलब काम उनको थोड़ी ना करना है ऑफिस में, काम तो मुझे करना है ऑफिस में। तो वो ये डिसीजन कैसे लेंगे कि मुझे इस विभाग में काम करना है या उस विभाग में काम करना है। तो मेरे जीवन में जितने भी मेरे नौकरी से संबंधित डिसीजंस लिए, वो मैंने खुद लिए।
मैंने अपने घर में नहीं पूछा अपने पति से। बहुत मेरे अच्छा। को ये LIC ज्वाइन बहुत करनी ही थी। बहुत अच्छा संदेश अभी दिया आपने। ये मैं जी, इसके लिए आपका धन्यवाद दूंगी कि इतना इतना सुंदर एक एक मूल मंत्र की तरह आपके जुबान से जो ये वाक्य निकला है। तो हाँ, ये जो आपने कहा कि सारे निर्णय मैंने लिए हैं वो ऑफिस जी, के। जी, बिल्कुल। मेरे जीवन में काफ़ी जितने भी काफ़ी निर्णय मेरा जीवन जो चलाया मैंने अपने निर्णयों पर चलाया, मैं ये कह सकती हूँ। जी, जी संध्या दी। वो मैं फिर कहूंगी कि मैंने देख लिया कि आपका की दृढ़ता और आपकी विनम्रता वो परिलक्षित होती है व्यक्तित्व में। मैं अगर एक चीज और आपसे पूछूं कि जैसे आपका एक कॉरपोरेट का सफर भी रहा और एक दूसरी यात्रा आपकी कविताओं की रही, तीसरी यात्रा आपकी प्रकाशन की रही। ये कविताओं की यात्रा और प्रकाशन की तो समानांतर चल रही है, लेकिन है अलग अलग क्षेत्र के। आप लिख भी रही हैं और प्रकाशन में भी हैं और कॉरपोरेट में रही। तो वहां मैं सिर्फ एक बात पूछना चाहूंगी कि क्या आपको ऐसा लगता है कि जब स्त्री स्वतंत्र रूप से अपने सोपान चढ़ रही है, ईमानदारी से अपने बलबूते पर, और उसको समाज शंका की नजर से देखे कि नहीं, इसके पीछे जरूर कोई है, एक अकेली औरत इतना इतना काम नहीं कर सकती, इतना यश नहीं प्राप्त कर सकती और इतना बोल्ड नहीं बोल सकती, तो कहीं ना कहीं ये शंका समाज की होना, एक पितृसत्तात्मक समाज है हमारा, तो क्या सचमुच आपको भी महसूस हुआ कि समाज ये सोचता है कि स्त्री अगर चलेगी तो पुरुष की बैसाखी के बिना वो नहीं चल सकती? जी, क्योंकि जी ऐसा संध्या मुझे भी महसूस हुआ। जी संध्या। हम्म। संध्या दी आप ना बीच में कुछ एक-एक चीज़ आ रही है किसी के कमेंट्स आ रहे हैं, मेरे ख्याल से हमको कार्यक्रम के आखिर में वो लेने पड़ेंगे। तो एक हम्म। रंजना जोशी जी हैं, वो कह रही हैं, निवेदिता जी, हर कोई आपकी तरह भाग्यवान नहीं होता। इस बात को मैं ज़रूर लेना चाहूँगी, थोड़ा-सा आखिर में, तो आप याद रखिएगा थोड़ा कि मुझे ये रंजना लग रहा है जोशी। कि ना कि जी। ये रंजना जोशी जी का दर्द भी बोल रहा है इसमें। हाँ, मैं कह रही हूँ इस बात को ज़रूर, हाँ। क्योंकि ना आज हम इस कार्यक्रम में कुछ भी बात छोड़ना नहीं चाहेंगे किसी की भी ना। तो हम्म। रंजना जोशी जी का ये मैं सवाल यहाँ पे नोट कर लेती हूँ। इसको हम हम्म। लेंगे बाद में, है ना? कि हम्म। हर कोई भाग्यवान नहीं होता, है ना? हम्म। बहुत सही बात उन्होंने बोली, लेकिन इस चीज़ के को चर्चा करनी भी बहुत ज़रूरी है। जी। हाँ। तो और अभी जो मैं कह रही और थी कि क्या आपको ऐसा लगा, अच्छा आप ये और प्रश्न देख रही हैं, देखिए। मैं वही देख रही हूँ कि किसी और के इज़ ओके। हाँ, और किसी का प्रश्न नहीं आया, बट संध्या दी आप प्रश्न आमंत्रित कर लीजिएगा 7:30 के बाद, तो उसके बाद हम हाँ, और ले इस सकते हैं। जी, जी। 7:30 तो हो गए, लेकिन इसका उत्तर आप दे दीजिए जो भी प्रश्न मैं दोबारा कर रही हूँ। इसके बाद फिर हम प्रश्न जरूर चाहेंगे कि जो भी हमारे साथ जुड़े हुए लोग हैं, स्त्रियां हैं या हाँ, पुरुष भी मैं हैं, अगर जी, उनको लगता है कि कहीं वो असहमत है हमारी बात से या कहीं कोई उनको जिज्ञासा है, तो वो जरूर एक कोई प्रश्न जरूर करें फिर। जी, मैंने तो आपका प्रश्न सुन लिया मैंने। आपने जो हम्म। बोला कि कॉर्पोरेट हम्म। जो समाज की जो एक टेढ़ी दृष्टि रहती है, एक स्त्री के लिए, बिल्कुल सही वो भी बोला वो आपने। तब जब वो कहीं ना कहीं एक मैं ये कहूंगी कि पूरी शिद्दत के साथ, पूरी हुँ, सफलता के साथ वो हुँ, सीढ़ियां चढ़ रही है, पायदान चढ़ रही बिल है, और वो बिल्कुल, लोगों की नजर में है उसकी उसका यश। तो उस बिल्कुल, वक्त वो शंका के घेरे में आए, ये बहुत दुखद है। बिल्कुल। तो तो आपको वो मैं मैं बताती अनुभव। हूँ, हाँ। ये हर क्षेत्र में होता है। अब मैं आपको बताती हूँ, हमने तो कॉर्पोरेट में काम किया है। हमारे हम्म। कॉर्पोरेट में मैं तो चलो एक पोज़ीशन में, डेज़िग्नेशन में थी, और हम्म। भी जो स्त्रियाँ और बड़े ऊपर के लेवल पे थीं, आपको हम्म। मालूम है किस तरह की बातें की जाती है कि इनका तो अच्छा रहा होगा, इनका तो सीईओ के साथ अलग ही संबंध होंगे, इनके तो अपने बॉस के साथ बहुत अलग ही संबंध होंगे। हाँ, बहुत दुखद है। मतलब एक स्त्री अगर आगे बढ़ रही है, तो उसकी हम्म। कार्यक्षमता नहीं होगी, कुछ और होगा। कुछ और तो होगा। ये कॉर्पोरेट एरिया में भी होता है।
इस तरह की बातें, और कानों में भी पड़ती हैं, क्योंकि आपका ही कोई टीम मेंबर आपको किसी ना किसी दिन आकर के बता देता है। मेरे एक टीम मेंबर ने जब वो छोड़ रहा था, मेरे पैर छुए और बोला, दीदी, मतलब वो बहुत अभी तो वो कनाडा में काम करता है कहीं पे, पैर छुए और बोला, दीदी आप कितनी अच्छी हैं और कितना हार्ड वर्क करती हैं और कितना आप इंटेलिजेंट हैं। मैंने 2 साल आपके साथ काम किया आपकी टीम में, लेकिन आपको पता है जब मैंने यहाँ ज्वाइन किया था तो आपके बारे में ये बोला गया था। तो बोला जाता है, बात है। बिल्कुल बिल्कुल, कॉर्पोरेट एरिया में। और अब जैसे मैं एक संस्था शुरू कर रही हूँ, मैंने एक प्रोग्राम कराया, आप सोचिए, युगानुग उत्सव उस दिन कराया, और मुझे पता चला कि कुछ लोग वहां पे भी ढूंढते हैं कि इनका पति कहाँ है, जरूर इनके पति का साथ होगा, नहीं तो ये स्त्री अकेले खड़े होकर के एक संस्था कैसे चला सकती है, ये स्त्री अकेले खड़े होकर के एक कंपनी को कैसे चला सकती है, जरूर इसके साथ किसी ना किसी पुरुष का हाथ होगा। ये केवल पुरुष नहीं सोचते, स्त्रियां भी सोचती है। तो कहीं ना कहीं ऐसा सोचा जाता है कि एक स्त्री ऐसे सक्षम कैसे हो सकती है। हाँ, नहीं, और जो स्त्रियां भी सोचती हैं, वहां मैं ये कहूंगी कि वो स्त्रियों को भी अभी उस कंडीशन से बाहर वो आ नहीं पाई। वो पुरुष ने उनको जैसा बनाया वो अभी वैसी ही हैं, तो उन्हें भी खुद को तोड़ना है, उन कंडीशंस को तोड़ना है, खुद को दोबारा से बनाना है। और तो यानी कि आपका भी ये दुखद अनुभव रहा, और मेरा बहुत जिज्ञासा थी मुझे कि मैं जानूं, क्योंकि 3 क्षेत्र में आप काम कर रही हैं, और समाज आपको आराम से करने दे ये इस पर यकीन नहीं हो रहा था मुझे भी। तो बहुत अच्छी बात आपने कही। और क्या आपको कभी ऐसा लगा कि अगर आपने इधर उधर से बात सुनी, हताशा जो आपको निराश करे, आपको हतोत्साहित करे, तो तब आपका रिएक्शन क्या रहे? आपने कैसे लिया ऐसा कि हमारा समाज हमें ऐसी नजर से देख रहा है, तो हमें अब क्या करना है? तो इसमें तो मैं कुछ कर ही नहीं सकती हूँ, तो जिसकी जैसी सोच वो वैसा सोचता है। और मैं जिम्मेवारी इस चीज की नहीं लेती कि मुझे किसी को सुधारना है या किसी और की सोच को सुधारना है। मेरी जिम्मेदारी मेरे तक है कि मैं खुद को कैसे सुधारूं, मेरे को आगे, मतलब मेरी प्रोग्रेशन मेरी है, मेरे को दूसरों की लाइफ में कोई प्रोग्रेशन करने की जिम्मेदारी नहीं है मेरी। हाँ, लेकिन वो बात तो ठीक है कि हम इसी तरह उस समस्या से निकल पाएंगे कि जब हम अंदर से उस चीज को इग्नोर करें, अपने ऊपर उसका असर ना आने दें। फिर भी वो समाज का एक कोण है या बुराई है, तो मुझे लग रहा है कि वो भी दूर तो होनी ही चाहिए। वो मानसिकता तो बदलनी ही चाहिए कि कोई स्त्री अकेले भी कहीं पहुंच सकती है, अपने बलबूते पर, अपनी क्षमता पर। तो उस पर मुझे लग रहा धीरे धीरे जैसे जैसे एपिसोड होंगे, ये सब चीजें और बात होंगी इसी बारे में। मैं ये जरूर चाहूंगी कि आप कम से कम जो स्त्रियां इस वक्त जूझ रही हैं अपने हुनर को बाहर लाने के लिए, अपने टैलेंट को लोगों तक पहुंचाने के लिए, वो उनके लिए एक संघर्ष हो गया, एक लड़ाई हो गई, एक युद्ध हो गया कि हमारे भीतर कुछ कुलबुला रहा है, वो कैसे बाहर आए। और वहां अगर विपरीत परिस्थितियां हैं, उसका अपना दायरा, उसका अपना रिश्तेदार, उसका अपना घर, उसकी जिम्मेदारी, उसमें अगर वो मैं ये कहूंगी कि अपने जो उसका अपना व्यक्तित्व है उस पर उसके असर आ रहा है, वो कहीं अवसाद में जा रही है, तो उस वक्त उससे आप क्या कहेंगी? मतलब मुझे लग रहा है ऐसी बहुत सारी स्त्रियां होंगी जिनके भीतर, क्योंकि हुनर तो बहुत है स्त्रियों में, बाहर नहीं आ पाता। हम बाहर स्त्रियों को कितना कम देखते हैं, प्रतिशत देखिए आप, लेकिन जिसको देखते हैं वो फिर कहां से कहां पहुंचती है, यानी कि उसके अंदर कितनी कितनी सामर्थ्य है। तो वो जिनकी क्षमता अंदर घुमड़ रही है, जिनका टैलेंट, जिनका हुनर, जिनकी कला अंदर से बाहर आने के लिए तड़प रही है, और वो विपरीत परिस्थितियों में इस वक्त हैं, तो उनके बारे में जरूर आप कुछ कहें। मैं चाहूंगी कि वो बात जाए लोगों तक। जी, विपरीत परिस्थितियां, मैं अपना भी उदाहरण लाऊंगी इसके अंदर, लेकिन इससे भी पहले मैं 2-3 ऐसे उदाहरण लाना चाहती हूँ
जिनकी परिस्थितियों से अगर आप अपनी परिस्थितियों को कंपेयर करेंगे तो आपको अपनी परिस्थितियां कुछ लगेंगी ही नहीं। सुनीता कृष्णन जी, डॉक्टर सुनीता कृष्णन जी, पद्मश्री अवार्डी, प्रज्वला एनजीओ की संस्थापक, 15 साल की उम्र में 8 लोगों ने गैंग रेप किया उनके साथ। 15 साल की लड़की। हाँ, कोई और होती तो टूट जाती, बिखर जाती, उसके आगे वो शायद सुसाइड कर लेती। उसके बाद उन्होंने सेक्स वर्कर्स के लिए काम करना शुरू किया। 15 साल की उम्र में जब उनके साथ ऐसा हुआ, उन्होंने ठान लिया कि अब उनको लाइफ में क्या करना है। बहुत विपरीत परिस्थितियां थी उनके साथ, क्या तो कोर्ट केसेस रहे होंगे, क्या तो पुलिस के केसेस रहे होंगे। और फिर उसके बाद वहां से निकल के उन्होंने प्रज्वला एनजीओ बनाई और आज वो क्या कर रही हैं कि सेक्स पूरे देश विदेश में काम कर रही हैं। बहुत सारी लड़कियों को वहां से निकाला है। इसके अलावा उन्होंने वहां के बच्चों को निकाल करके उनको पढ़ाई लिखाई का काम करती हैं, उनको पढ़ाना लिखना सिखाती हैं, उनको आर्थिक रूप से सक्षम बनाती हैं सेक्स वर्कर्स के बच्चों को। ये डॉक्टर सुनीता कृष्णन। एक थी सिंधु ताई जी। सिंधु ताई जी जो पुणे की थी, आपको पता है, आपको 15 साल की उम्र में उनकी शादी हो गई थी सिंधु ताई जी की, 20 साल बड़े इंसान के साथ। और जब वो 20 साल की थी और उनको घर में जब उनको कहते थे चिंदनी करके बुलाते थे, मतलब जैसे बिल्कुल सड़ा हुआ कोई वस्तु, उसको उनको घर पे उनके माता पिता उनको बुलाते थे क्योंकि वो लड़की थी। उन्होंने अपने घर में ये सहा और फिर जब वो 20 साल की थी तो उनके पति ने उनको घर से बाहर निकाल दिया। उसके बाद सिंधु ताई ने अनाथाश्रम खोले। आपको पता है, उन्होंने पूरे इतने सारे बच्चों को शरण दी और उन्होंने पूरा जिंदगी में इतने अच्छे काम किए, उनको बहुत अवार्ड्स मिले सिंधु ताई को। इसके अलावा गंगूबाई जिसके ऊपर पिक्चर बनी है, क्या गंगूबाई जैसे सिचुएशन हमारी किसी की लाइफ में है? ईश्वर ना करे किसी के साथ तो, लेकिन वो उस सिचुएशन में पहुंच के भी उसने वहां की औरतों के लिए क्या कर सकती थी वो किया। तो किसी भी सिचुएशन में आपको ये देखना है कि अब आप क्या कर सकते हो। कहाँ पे हम रुक जाते हैं, हम एक्सपेक्टेशंस में रुक जाते हैं, हम कंप्लेंट्स में रुक जाते हैं, हमको ना शिकायतें बहुत हैं और हमको अपेक्षाएं भी बहुत हैं कि भाई उनको ऐसा करना चाहिए, उनको वैसा करना चाहिए। ये सब ये मैंने एक बार कहा था कि अपेक्षाएं और शिकायतें अगर आप छोड़ दें जिंदगी में तो जिंदगी की संभावनाएं शुरू हो जाती हैं। जिंदगी की संभावना तब तक शुरू नहीं होगी जब तक आप इन दोनों चीजों के अंदर स्टक रहेंगे। आप यही सोचते रहेंगे कि उसने ऐसा किया। देखिए, जिसने जैसा किया, अब जैसे मेरी भी लाइफ में क्या हुआ कि एक जगह पे आके आर्थिक स्थिति मेरी लाइफ में मेरे शोल्डर्स पे आ गई थी। आर्थिक जो दशा थी मेरे परिवार की मेरे शोल्डर्स पे आ गई थी। बच्चे छोटे छोटे थे तो मेरे को क्या लगा, मैं LIC में नौकरी करती थी, तो मेरे को उस टाइम डिसीजन लेना था कि कैसे करके मैं आर्थिक स्थिति में अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देकर के आगे ले जा सकूं। तो मैंने डिसीजन लिया, मैंने LIC छोड़ी, मैंने बजाज अलियांस ज्वाइन करी। बजाज अलियांस में फिर मेरे को लगा कि यार ऑपरेशंस की नौकरी से तो इतना नहीं कुछ होगा, सेल्स में करते हैं नौकरी, थोड़ी सी इतनी मेहनत वहां करेंगे तो शायद इंसेंटिव्स भी मिल जाएंगे। तो फिर से डिसीजन लिया, तो मतलब खाइयों में कूदने का साहस भरा अपने अंदर कि अब ये करना है। मेरी दादी और नानी का एग्जाम्पल यहाँ पर दोबारा से देखते हो, उनकी परिस्थितियां आप सोचिए। उस जमाने में जब हमसे तो बहुत पहले का जमाना था। मेरी नानी 15 साल की उम्र में विधवा हो गई थी, 2 छोटे छोटे बच्चे, बांग्लादेश की थी, बंगाली आती थी, हिंदी नहीं आती थी। हेल्थ विजिटर की जॉब करी उन्होंने, यूपी जैसे एरिया में बच्चों को डाला स्वराज आश्रम में, इलाहाबाद में अनाथ आश्रम में, वहां बच्चों को डाला और हिंदी सीखी उन्होंने। और मुरादाबाद के आसपास के गांवों में उन्होंने सारी जिंदगी नौकरी करी। बताइए, जो स्त्री बांग्ला जानती थी, हिंदी नहीं जानती थी। तो बात यह है कि ओनरशिप आप कब लेंगे अपने जीवन की। उन्होंने ओनरशिप ली अपने जीवन की। मेरी दादी को उनके हस्बैंड का सपोर्ट नहीं था, लेकिन मेरी दादी ने अपने बच्चों को पूरा नौकरी करके बड़ा किया, आगे बढ़ी लाइफ में, और शिकायत नहीं रही उनको। उनके हस्बैंड जीवित थे, फिर भी उन्होंने अपने हस्बैंड के लिए शिकायतें पाली नहीं। और क्योंकि उन्होंने शिकायतें नहीं पाली, इसलिए वो इतना कर सके। जहां पे हम शिकायतें पालना शुरू करते हैं ना, वहां हमारे पैरों में ना जंजीरें कोई नहीं लगाता, हम खुद लगाते। हम
हाँ, अच्छा, क्योंकि हाँ, जी 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 मुझे जी एक बात और भी लगती है कि जब हम शिकायतों पर फोकस करते हैं अपना, जी, तो हम एक तरह से खुद ही बेचारगी ओढ़ लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल और ये बेचारगी से शायद बड़ी कोई नकारात्मक चीज है नहीं। तो बिल्कुल जब आप शिकायतों से बरी होंगे, तब तब आपके चेहरे पे वो तेज आएगा कि आप खुद में कुछ हैं। नहीं तो शिकायतें आपको बेचारा बनाती हैं। बिल्कुल। बहुत अच्छी बात आपने कही। और इसमें मुझे फिर और पता। एक जी सॉरी, और एक बात ऐड करूंगी कि हाँ। हम जब सोचते हैं ना कि उस इंसान ने मेरे साथ बुरा किया, या वो हम्म। ऐसा नहीं ऐसा कर सकता था, उसने ऐसा हम्म। क्यों किया, तो हम क्या करते हैं, अपनी पूरी की पूरी एनर्जी ना इस बात पे लगाते रहते हैं कि उसको कैसे सुधारूं। तो आज मैं इस पटल पर एक बात जरूर आप लोगों को बोलना चाहूंगी कि जो सुधारने का जिम्मा है ना हमारा, हमारा खुद हम्म। के लिए है। और हमारे बच्चे जब तक उनकी मेंटल विकसित नहीं हो जाता, जब तक वो 18 साल के खुद सोचना नहीं शुरू करते, तब तक उनके लिए है। बच्चों के लिए भी उसके बाद खत्म हो जाती है हमारी जिम्मेदारी, क्योंकि उसके बाद बच्चे अपने सोच से सोचेंगे, अपने जीवन में अपने अनुभवों से सीखेंगे और आगे बढ़ेंगे। और पूरी जिंदगी आजीवन जो जिम्मेदारी रहती है ना खुद किसी को ठीक करने के लिए, वो खुद। खुद के लिए होती है। किसी दूसरे को ठीक करना हमारी जिम्मेदारी नहीं है। वो बहुत हर सुंदर इंसान बात कही। हर इंसान की ना अपनी अपनी यात्रा है, हर इंसान की अपनी अपनी सोच है, अपना अपना व्यक्तित्व है। कोई प्रोग्रेशन की हम्म। तरफ अपनी लाइफ को लेके जा रहा है, कोई रिग्रेशन की तरफ लेकर के जा रहा है। तो हम्म। हर इंसान की जवाबदेही जो है ना वो खुद के लिए है। जब हम ये सोच लेंगे ना तो हमारी शिकायतें अपने आप खत्म हो जाएंगी। जी बहुत सुंदर बात कही। और बहुत ऐसा लग रहा है जैसे बात ये होती रहे, जैसे लग रहा है ना, रेडिएशन ऑफ एनर्जी, रेडिएशन ऑफ जॉय। तो वो जो फील इस वक्त हो रही है, आपका बात बंद करना अच्छा नहीं लग रहा है। लग रहा है जैसे और बातें हो। तो ये जरूर मैं कहूंगी कि जो स्त्रियां इस वक्त सामने हैं या जो इस समस्या से जुड़ी हैं, उन तक आपका दिया हुआ हौसला, आपका दिया हुआ संबल जरूर गया होगा और रास्ता निकालेंगी कहीं ना कहीं। अब मैं ये जरूर चाहूंगी, क्योंकि आप कविताएं लिखती हैं, सब जानते हैं, और इंतजार में भी होंगे कि आप अपनी बात, और वो भी वही पक्ष स्त्री का जिस पर आपका आज फोकस है, उससे संबंधित अगर कोई कविता आपके पास है, तो आप कविताओं के जरिए भी ये बात पहुंचाएं। जी बहुत धन्यवाद। वैसे मैंने सोचा था कि कविता नहीं सुनाऊंगी, लेकिन एक कविता है जो कि कुछ ऐसी विचारधारा को टच कर रही है, तो मैं सुनाना चाहूंगी। और संध्या दी पूछ लीजिए, अगर किसी के कुछ प्रश्न है तो डाल देंगे। वैसे एक सवाल उनका लेना हाँ। पड़ेगा हमारे को, है ना। हाँ, अगर एक अगर सचमुच में आप सब जो जुड़े हुए लोग हैं, अगर वो कहीं असहमत हैं, या कहीं उनको कोई जिज्ञासा है, या कहीं वो कोई अपना सुझाव देना चाहते हैं जो और बेहतर आपको लग रहा हो कि ये चीज छूट गई है, तो वो जरूर पटल पर रखें। हम इस कविता के बाद हम उन पर बात करें। मैं सोच रही हूँ उसके बाद सभी के कमेंट्स एक बार पढ़ लेंगे, और किसी कमेंट में हमें कुछ कहना होगा तो हम कह देंगे। जी तो तो कविता शुरू हो। कविता जी जी के लिए स्वागत। जी जी जी। तो सुनो स्त्री, सुनो स्त्री, मत बाचो अब तमस की कथाएं, हो सके तो उजास को अपनी कहानियों में भरो। सुनो स्त्री, मत बाचो अब तमस की कथाएं, हो सके तो उजास को अपनी कहानियों में भरो। बंद कोठरी में जहां से हथेली पर छन कर गिर रही है रोशनी, बंद कोठरी में जहां से हथेली पर छन कर गिर रही है रोशनी, हो सके तो उन किरणों के ऊपर पांव रखकर बाहर निकलना बताओ। हो सके तो उन किरणों पर पांव रखकर बहुत बाहर सुंदर, बहुत बाहर सुंदर। निकलना बताओ। हाँ। सभी तो दिखाते हैं आंसू, सभी तो दिखाते हैं आंसू, कभी अपने कभी किसी के, कोशिश करो लबों से मुस्कान को ना हटने दो। देखना आंसुओं का वजूद खुद ब खुद भाप बनकर उड़ जाएगा। तुम हो जिसे हवा सा बहना है, तुम हो जिसे खुश रहना है। ना दुआ मांगो ना दवा मांगो,
ना आकाश मांगो ना हवा मांगो, उजाले ढूंढ लो अपने, खुद बना लो अपनी राहें, देखना मिलेगी इतनी खुशी, छोटी रह जाएंगी तुम्हारी बाहें। और कौन कहता है कि ऊर्जा और साहस उनकी बपौती है, गांधारी ना बनो, सारे विश्व में असीम ज्योति है, सारे विश्व में असीम ज्योति। जी बहुत धन्यवाद। कितनी ऊर्जा से भरी कविता, और कितना स्त्री के भीतर एक, मैं कहूंगी कि उबाल, या एक उमंग, तो मैं नहीं कहूंगी, उबाल से मेरा मतलब है कि अपनी परिस्थितियों से लड़ने के लिए जो उबाल आना चाहिए वो आपकी कविताओं में महसूस हुआ। एक जोश, एक हौसला, और जैसा कि मुझे लग रहा है कि इस कविता के जरिए जो एक बात स्त्री के पक्ष की हमारे सुनने वालों तक गई होगी, उसके लिए बहुत आपका धन्यवाद। मुझे लग रहा है जैसे कंप्लीट पैकेज होता है इस कविता, ये कविता मिसिंग फैक्टर थी अभी तक, मुझे लग रहा है इसके होने से ये पूर्णता को हुआ, एपिसोड प्राप्त हुआ। जी। अब प्रश्न तो जो है वो देख लीजिए आप, फिर हम एक अंतिम प्रश्न आपसे जरूर करेंगे। जी, मैं एक सबके ना एक बार कमेंट्स पढ़ लेती हूँ जो भी लेने लायक होगा। काफी लोगों ने तो नमस्कार और शुभकामनाएं भेजी हैं। जो पढ़ने लायक कमेंट्स है वो एक बार, मतलब वो भी बहुत पढ़ने लायक कमेंट्स है। शुभकामनाएं और नमस्कार जो लिखा है वो तो बहुत जरूरी है, बिल्कुल। बहुत नमस्ते। लेकिन बाकी जो जिनको हम डिस्कस कर सकते हैं ना, तो निवेदिता श्रीवास्तव जी कह रही है, सही कहा आपने, निवेदिता जी में विनम्रता और दृढ़ता दोनों का संगम है। खैर ये तो प्रशंसा हो गई, बहुत धन्यवाद। अच्छा, और ऊपर से ही ले रही हूँ, बिल्कुल ओके। अर्चना शरण जी ने लिखा है, नाभि की आग पहचानना बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल सही बात आपने बोली, मुझे भी लगा था ये आपका जो वाक्य है ना, नाभि की आग, मतलब हम देखिए, हम कुछ भी बात जब कहते हैं तो कहते हैं अंदर से आई, नाभि से आई। हाँ, तो इवन ओम का उच्चारण भी जब कहते हैं, जो भीतर से होता है, कहते हैं नाभि से होता है। तो जो आपने नाभि शब्द है वो बहुत खूबसूरत और बहुत प्रभावशाली शब्द आपने इस्तेमाल किया, इसमें कोई शक नहीं। राम पंडित जी हमारे एचओडी हुआ करते थे बजाज अलियांस में, अभी भी किसी कंपनी में सीईओ हैं। तो उन्होंने लिखा है, चीयर्स टू योर कॉर्पोरेट करियर निवेदिता जी, थैंक यू। अच्छा, और बाकी मेरी छोटी बिटिया भी जुड़ी हुई है, शिवानी चक्रवर्ती, थैंक यू, आप जुड़े बहुत प्यार उसको। अच्छा, और देखना चाह रही हूँ। अच्छा, इंदु मैत्रा जी लिख रही हैं कि आपके साथ कई जुगनियां उड़ रही हैं। और हाँ, तो जैसे ये कह रही है कि आपके सास ससुर को सलाम, रंजना ये इन्होंने नीलम जी ने लिखा है। तो मैं एक बात और कहना चाहूंगी कि ग्रैटिट्यूड होना बहुत जरूरी है। हम जब शिकायतें लाद लेते हैं ना अपने रिश्तों में, तो क्या करते हैं, जिन्होंने हमारे साथ अच्छा किया है ना, हम उनको भूल जाते हैं। अरे भाई, अगर बुरा हुआ है तो कुछ लोग तो ऐसे थे जिन्होंने बहुत अच्छा भी किया, तो ग्रैटिट्यूड उनके लिए तो आप रखो, वो ग्रैटिट्यूड खत्म नहीं करना चाहिए। तो ये मैं एक और चीज बताना जो चाह रही थी। और हमारा वीना जी कह रही है, अपना निर्णय स्वयं लेना बहुत खूब। और हाँ, रंजना जोशी जी ने कहा कि लेकिन निवेदिता जी, हर कोई आपकी तरह भाग्यवान नहीं होता। आप बिल्कुल सही कह रही हैं। देखिए, लाइफ में ना सबकी अलग अलग परिस्थितियां होती हैं, विपरीत परिस्थितियां होती हैं। आप ये नहीं कह सकते हैं कि आपके जीवन में अगर ये परिस्थिति थी तो बहुत आसान था उसमें से निकल जाना। आसान कुछ भी नहीं होता इस जीवन में, बहुत कठिन होता है। और चीजों को इग्नोर कर देना तो बहुत ही ज्यादा कठिन होता है। इस चीज को मैं एक एग्जाम्पल देकर के बताना चाहूंगी कि जब एक क्रिकेट मैच होता है, मान लीजिए उसमें 5-6 खिलाड़ी आउट हो गए, तो जब 7वां खिलाड़ी आता है क्रिकेट मैच में अपना बैट लेके, तो वो अगर वहां पे ये सोचने लग जाए कि यार वो तो बोल्ड आउट हो गया, यार उसने तो चौके छक्के नहीं मारे थे, अगर वो वहां पे आकर के ये सब सोचने लग जाए, तो वो तो चौके छक्के मार ही नहीं पाएगा ना। तो हर खिलाड़ी को ये सोचना है कि मैं कैसे खेलूंगा, मैं कैसे चौके छक्के लगाऊंगा। मुझे ये नहीं सोचना कि उसने क्या किया या परिस्थितियां कितनी कठिन या विपरीत है। तो मतलब इस विपरीत परिस्थितियों में मैं चौके छक्के कैसे लगा सकता हूँ, मेरा सवाल खुद से।
मैं कैसे वहां से निकल सकता हूँ, कैसे बाहर हो सकता हूँ। तो जरूरी नहीं होता कि कोई भाग्यवान हो, कोई वो हो, लेकिन ये भी जरूरी नहीं होता बड़ी अनुकूल परिस्थितियों, विपरीत होती है परिस्थितियां, उन परिस्थितियों से हमने ही जूझना है और हमने ही बाहर आना है। जी। और इसके बाद अर्चना शरण जी ने लिखा, घोंसले को बचाते हुए पंखों में जान भरकर आसमान छूने की कोशिश की आपने, बहुत धन्यवाद। पूनम शर्मा जी कह रही हैं, स्त्रियों के सामने जॉब को लेकर घर के साथ सामंजस्य बिठाने में काफी संघर्ष रहता ही है। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। देखो, संघर्ष अगर नहीं रहेगा तो जीवन ही नहीं है। अच्छा, अंजू कपूर गांधी जी भी कह रही है, हर इंसान की परिस्थिति ऐसी नहीं होती कि चाहते वो हुए भी वो अपना निर्णय ले सके। अच्छा, मेरे पति और मेरे बीच में उम्र का अंतर 9 साल का था। मैं 9 साल छोटी थी। तो सबसे पहले तो ये उम्र का एज डिफरेंस, जहां पर हाँ, एक जो पत्नी होती है ना, वो पत्नी से ज्यादा बच्ची नजर आती है कि इसको क्या अकल होगी, ये तो बेवकूफी है, ये तो ठीक से सोच ही नहीं पाएगी। तो ऐसी बात नहीं है कि परिस्थितियां मेरी विपरीत नहीं थी, बिल्कुल विपरीत थी। और उसमें कैसे करके आप अपने व्यक्तित्व को बचा करके ले जाते हो, यही तो बात है कि आप कैसे अपने आप को उस स्टेज पे पहुंचाते हो जब आप खुद निर्णय ले सकते हो और खुद आप ये बता सकते हो, नहीं ये मेरा जीवन है और मेरे जीवन का, क्योंकि इस जीवन की जीत हार की जिम्मेदार मैं ही होंगी ना कल को, तो क्यों ना डिसीजन मैं ले सकूं। तो चीजों को अगर किसी को पर्सनली भी मुझसे कुछ बातें करनी है, अपने जीवन की कोई समस्या डिस्कस करनी है, वैसे मैं यहाँ पे कोई बहुत बड़ी वो तो नहीं हूँ, लेकिन हाँ, हो सकता है मैं उनकी कुछ हेल्प कर पाऊं, तो बहुत स्वागत है। आप सबके पास मेरा फोन नंबर है, आप लोग मेरे को फोन कर सकते हैं। बहुत अच्छा, आपने एक प्रपोजल दे दिया, एक किस तरह से आप प्रस्तुत हैं लोगों के सामने। जी। और बाकी तो कोई सवाल अच्छा, प्रभा शर्मा भार्गव जी कह रही है, बिल्कुल सही कहा, हम खुद को संभालते हुए ये कह सकते हैं, दूसरे की सोच पर अंकुश लगाना बहुत मुश्किल है, उसे बीमार मानसिकता समझ लेना ही बेहतर है। बीमार भी मत समझिए ना, उसकी अपनी मानसिकता है। अब मतलब हम कौन होते हैं किसी को जज करने वाले कि उसकी बीमार मानसिकता है। जजमेंट तो छोड़ ही दीजिए, बस सोचिए कि ये उनकी मानसिकता है, ये मेरी मानसिकता है, बात खत्म। जी। और नमिता पाकरे जी कह रही हैं, औरत जुगनू बनके उड़े या जटायु बनकर उड़े, समाज हर समय तैयार रहता पक्ष छेदन के लिए। हमारे समाज ऐसे ही है, समाज आपसे और हमसे मिलकर के ही बनता है। देखिए, हम जैसे लोग भी वहां पे ही बैठे हुए हैं जो समाज में। ओके, और बाकी हमारे बीच जो आए हैं, बिल्कुल वीना कुमार जी लिख रही हैं, कमाल है, अपनी जिंदगी की ओनरशिप के लिए हम स्वयं जिम्मेदार हैं। बिल्कुल सही है। और तो यही सब आए हमारे पास मैसेजेस, और मैं देख रही हूँ कि सार्थक परिचर्चा कह रहे हैं, शिवानी चक्रवर्ती लिख रही हैं, मेरी बिटिया, कि जब हम अपेक्षाएं और शिकायतें छोड़ देते हैं तब संभावनाएं दिखने लगती हैं। मॉम रोट। उन्होंने भी मेरी इस चीज को मेरी बेटी भी लिख रही है कि मम्मी ने ये लिखा था। और मैं आपको बताऊं, ये आज के कार्यक्रम का हासिल है, ये वाक्य अपने आप में। बिल्कुल, जैसे कहते हैं ना कि आज जैसे कोट किया जाने वाला। जी। तो सब लोग ऑलमोस्ट मुझे लग रहा है सहमति हैं, किसी ने अपना कुछ अलग से नहीं लिखा कि असहमति। अच्छा, किसी ने लिखा, निवेदिता श्रीवास्तव लिख रही है, कभी कभी किसी मजबूरी के कारण परिस्थितियों को अपने अनुकूल ढालना मुश्किल हो जाता है, ऐसे में क्या करें। तो इन्हीं से रिलेटेड, निवेदिता श्रीवास्तव जी से रिलेटेड एक बात मेरे से भी मिस हो गई थी, वो मुझे तुरंत अभी जब आपने निवेदिता श्रीवास्तव जी का बात पढ़ी तो मुझे भी लगा, जैसे उन्होंने कहा ढालना मुश्किल हो जाता है, ऐसी मैं अगर ये कहूं कि वो परिस्थितियां अगर ऐसी हो कि आपका निकलना दुश्वार हो रहा हो, या आपने जैसे कहा कि आप भूल जाइए किसी ने क्या कहा, शिकायतों को हटा दीजिए, शिकायतों को हम हटा भी दें मान लो, लेकिन अब मान लीजिए कुछ चींटियां चढ़ी जा रही हैं बदन पर, चींटियां काट रही हैं,
तो आप फिर बेहतर दिशा में कैसे जा सकते हैं जब तक वो चींटियां ना झाड़ ले, और आपकी सारी जिंदगी चींटी झाड़ने में निकल जाएगी या सुइयां चुभ रही है। तो वहां पर क्या करें जहां पर सुइयां चुभ रही हैं, जहां पर चींटियां चढ़ी हुई हैं, और ये व्यंग और जो व्यंग बाण है, आप समझ लीजिए मैं उनको एक बिंब में बोल रही हूँ कि जहां ऐसी स्थिति हो फिर आप हुनर के साथ क्या करें, अपने खुद को कैसे डील करें। जी, तो संध्या दी, ऐसा ना चींटी आपके बदन पे अगर एक भी चढ़ती है तो वो काटती है, तो आपको अनुभव तो होता ही है, अगर आपकी चींटियों वाली बात करें। हाँ, दूसरी बात मुझे ये लगता है कि हम कहीं पे ना रैशनलाइज करना शुरू कर देते हैं कि हम ये इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि मेरे जीवन में ये हो रहा था। हम आगे नहीं बढ़ पाए क्योंकि मेरे जीवन में ये हो रहा था। तो ये ना रैशनलाइज करना या अपने आप को तथ्य एक प्रमाण के रूप में, तर्क संगत रूप में अपने आप को साबित करना, एक तो ये छोड़ना सीखना होगा हमको। क्योंकि एक और बात है जो मेरे दिमाग में आ रही है, जो छूट गई थी कि एक खैर ये बात पता नहीं इस चीज से होती है कि नहीं, फिर भी मैं बताना चाहूंगी। पॉलिसी बाजार का एक एड है जिसमें कि उनके पति की डेथ हो जाती है, जो कि मैंने उस एड का बड़ा विरोध किया है, लिंक्डइन में भी जाके विरोध किया है। हाँ, पॉलिसी बाजार को टैग कर करके मैंने विरोध किया है कि भाई उसमें क्या दिखाया है कि पति की डेथ हो गई और वो पति की छवि के सामने बैठ के बोल रही है कि तुम तो चले गए और मेरे जो पापा हैं उनको एफडी तोड़वानी पड़ रही है। मुझे शर्म आती है ऐसी लड़कियों पर, जो कि जिनको आज की डेट में मैं तो पुराने जमाने की मेरे दादी नानी की बात बोल दी आपको, जबकि लड़कियां इतनी पढ़ी लिखी नहीं थी, तब भी जो औरतें, जो स्वाभिमान वाली औरतें होती थी, तब भी आगे निकल के संघर्ष करके अपने जीवन को आगे ले जाती थी। मैं आज की औरतों के बारे में कह रही हूँ जो कि जिनको माता पिता ने उतनी ही एजुकेशन दी जितनी वो एक बेटे को देते हैं। आजकल के माता पिता अपनी बेटियों को, आजकल के क्यों, हमारे माता पिता ने मेरे भाई के लिए जितने पैसे खर्च किए उतने ही मेरे पढ़ाई लिखाई के लिए पैसे खर्च किए, और जैसे ही मेरी शादी हो जाती है तो मैं कहती हूँ कि भाई मैं तो अब कुछ भी नहीं हूँ, जो है मेरा पति ही है, और मेरे को तो चींटियां काट रही है, मेरे को ये हो रहा है और मेरे को वो हो रहा है। ठीक है, मैं ये कह रही हूँ कि हम ओनरशिप क्यों छोड़ देते हैं अपनी लाइफ की, हम जिम्मेदारी क्यों छोड़ देते हैं। अगर विपरीत परिस्थितियां, तो उससे निकल करके उबरने के लिए ही तो माता पिता ने हमको इतना पढ़ाया लिखाया ना, हमको क्यों इतना पढ़ाया लिखाया, ताकि हम किसी भी विपरीत परिस्थितियों से कैसे जूझ सके, कैसे वहां से निकल के खुद को आर्थिक रूप से संबल कर सके, इसीलिए तो उन्होंने इतना पढ़ाया लिखाया था। देखा जाए तो ये विज्ञापन आपत्तिजनक है। हाँ, दूसरी बात, एक और स्त्रियों की बात मैं बताना चाहूंगी। मेरी तो शादी हो गई, मेरे बूढ़े माँ बाप को तो अब मैं कैसे देख सकती हूँ, मेरा भाई देखेगा। क्यों? तुम्हारे माता पिता ने तुमको, तुम्हारे माता पिता है ना, तो तुमको इतना बड़ा किया, पढ़ा लिखा करके सब किया, तो तुम्हारे बूढ़े माता पिता के लिए तुम्हारी भी उतनी ही जिम्मेदारी है जितनी तुम्हारे भाई की जिम्मेदारी है। और क्यों नहीं है, बिल्कुल है। हम पता क्या करते हैं, हम स्त्री होना नहीं छोड़ते, हम खुद को ना एक स्त्री बन करके एक विचारगी में अपने आप को लेकर के जाते हैं और अपनी ही अक्षमताओं को ना रैशनलाइज करते रहते हैं सारी जिंदगी। हम तो इसलिए ये नहीं कर सकते। आज मैं भी बहुत आसानी से कह सकती थी, अरे मेरा तो ये इसलिए नहीं हो सका, मेरा पति तो मुझसे इतना बड़ा था और वो तो हर चीज में डोमिनेट करता था, तो मैं तो ये कर ही नहीं सकी, मैं कैसे करती, अब आप ही बताओ। मैं तो ऐसे बोल देती ना अभी आज की डेट में, तो लेकिन नहीं ना, ओनरशिप ली ना अपनी लाइफ की, तो ओनरशिप तो लेनी पड़ेगी। अच्छा, और अगर नहीं ली ओनरशिप तो खुद को ही जिम्मेदार मानना पड़ेगा, उसके लिए दूसरा कोई जिम्मेदार नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। राजीव प्रकट जी कह रहे हैं कि दोनों की वैचारिक भिन्नता से सामंजस्य कैसे बिठाया जाए। सामंजस्य बिठाने में आप एनर्जी क्यों वेस्ट कर रहे हैं? किसी की कोई विचार है ना, आपके अपने विचार हैं, आप दूसरे के विचार सुन लीजिए। हो सकता है उनके विचारों में आपको कहीं पे सही नजर आता हो, और नहीं नजर आ रहा है तो बहुत ज्यादा सामंजस्य बिठा करके अपनी एनर्जी वेस्ट करने की क्या जरूरत है। हर किसी की अपनी अपनी सोच है, हर कोई अपने हिसाब से चलेगा। तो मतलब वैचारिक भिन्नता तो मैं ये कहूंगी कि खूबसूरती है, बेशर्ते टकराव ना हो। बिल्कुल, वैचारिक भिन्नता तो सुंदरता है अपने आप में। पता है टकराव कहाँ होता है संध्या दी? जहां पर हम टकराव यहाँ पर होता है जहां पर हम
खुद के विचारों को बेहतर साबित करने की कोशिश करने लगते हैं। बहुत सुंदर, एग्जैक्टली। वहां होता है टकराव। तो ऐसा करें ही ना, मतलब ठीक है, आपके विचार आपके हैं, मेरे ये विचार हैं, तो ना मुझे साबित करना है, ना मैं चाहती हूँ कि आप साबित करो। हाँ, ठीक है, हमारे अपने अपने एक विचार। चीज और भी कि एक तो हम अपने विचार को बेहतर साबित करते हैं, वहां टकराव। दूसरी बात, हम अपने विचार को दूसरे पर थोपते हैं, भाई नहीं ये चीज, हाँ ये चीज ठीक है, तुमको ऐसे करना चाहिए। तो वो जो थोपना है वहां टकराव है। तो ना तो थोपना है, ना अपने को बेहतर साबित करना है। बहुत ही सुंदर चर्चा रही, और मुझे लग रहा है समय हो रहा है। अब अंतिम प्रश्न आपसे पूछे, एक सवाल बचा है अभी। जी संध्या दीदी, जी। हाँ, अंतिम प्रश्न मैं यही कहूंगी कि जो आपके जीवन के जो उतार चढ़ाव रहे, जो सफलताएं रही, और अल्टीमेटली आपकी लाइफ कहाँ आके अब लैंड कर रही है इस वक्त, वो एक सफल स्त्री का जीवन कहा जा सकता है। तो इसमें आप अपने जीवन का जो मैनेजमेंट है, लाइफ मैनेजमेंट, जो आपका लाइफ मैनेजमेंट रहा, उसका जो मूल मंत्र है, मूल मंत्र यानी कि जिसको रटा जा सके, उसको जिस पर चला जा सके जीवन, जिसको फॉलो किया जा सके, वो मूल मंत्र आपका क्या रहा, ताकि जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो उसको फॉलो करें, उसका अनुपालन करें और लाभ उठाएं। जी संध्या दी, तो मैं तो सब स्त्रियों को, क्योंकि ये स्त्री का कार्यक्रम है, तो स्त्रियों को ही बोलना चाहूंगी कि आप सब एक पावर हाउस हो। इनफैक्ट इस दुनिया का हर इंसान एक पावर हाउस है, बहुत सारी एनर्जीज से भरा हुआ है। तो हमें बहुत जरूरत है कि अपनी एनर्जी को पहचानने की, और बहुत जरूरत इस बात की है कि उस एनर्जी पे फोकस रह करके कैसे जीवन में आगे बढ़ना है, इस बात की बहुत ज्यादा जरूरत है। और इसी तरीके से अपनी अपनी एनर्जीज पे फोकस रह करके आगे बढ़ना चाहिए। बहुत सारी रुकावटें आएंगी, विपरीत परिस्थितियां आएंगी। देखिए एक बात और है कि विपरीत परिस्थितियां हो, रुकावटें हो, नफरत पैदा नहीं करनी किसी के लिए। मतलब किसी के अगर बहुत सुंदर बात है, बहुत ही सुंदर बात है। विचार डिफरेंट हो भी जाते हैं ना, तो भी आप प्यार करना मत छोड़िए किसी को, प्यार जरूर करते रहिए, क्योंकि जहां पे आपने प्यार करना छोड़ दिया ना, आपके अंदर जहर बनना शुरू हो जाएगा, और जहां जहर बनना शुरू हो गया ना, वो आपको ही नुकसान पहुंचाएगा। तो जितना प्यार कर सकते हैं ना सब लोगों को, चाहे वो किसी भी रिश्ते में हो, आपका पति हो, ठीक है, सपोर्ट नहीं किया ना, कोई बात नहीं, वो उनकी फितरत थी, जो भी थी, लेकिन मैं उसे प्यार करना क्यों छोड़ूं? मैं अपने सब रिश्तेदारों को प्यार करना क्यों छोड़ूं? दोस्तों को प्यार करना, कोई दोस्त मुझसे खफा हो गया, चला गया छोड़ के, तो कोई बात नहीं ना, चला हो गया, मैं उसे याद करना क्यों छोड़ूं? मैं उसे अच्छी तरीके से प्यार करना क्यों छोड़ूं? तो प्यार जरूर अपने अंदर ना इतना प्यार भरिए कि आपकी जो एनर्जी है ना, और जो आप फोकस्ड होकर के काम कर रहे हैं, वो उसके अंदर ईंधन का काम करे। तो जितना प्यार आपके अंदर भरा होता है ना, वो ईंधन का काम करता है, और जितना जो जहर होता है ना, वो आपको एक अंदर ही अंदर खत्म कर देता है। बस ये बोलना चाहूंगा। कितनी सुंदर बात कही। और मुझे लग रहा है आप कह रही थी, और मुझे लग रहा था कि सचमुच में अगर ये हम अप्लाई कर सकें, क्योंकि सरल भी नहीं है अप्लाई करना, अगर अप्लाई कर सके तो सोचिए, प्यार और एनर्जी, मतलब प्यार ही तो एनर्जी है। तो यानी कि अगर हम प्यार नहीं कर रहे हैं तो अपनी ही एनर्जी को कम कर रहे हैं। कितना बड़ा नुकसान है ये। और हेट्रेड तो खैर बहुत ही नेगेटिव शब्द है। हेट्रेड तो आपको भस्म कर देगा, मुझे लग रहा है सबसे पहले वो आपको भस्म करेगा। लेकिन उससे भी बड़ी बात है कि अगर आप प्यार करना कम कर रहे हैं तो अपना फ्यूल कम कर रहे हैं। तो बहुत प्यार करिए अपने आसपास के लोगों से। और ये आपका जो कथन है, जो मंत्र है जीवन का, ये वाकई में बहुत अनमोल। और बहुत अच्छी बातचीत रही। और अगर कुछ और कहना चाहे तो मुझे बताइए, कुछ छूट रहा हो। बस मैं ये सोचूं कि एक बार धन्यवाद दे देते हैं सब लोगों को, जाते जाते नाम पढ़ लूंगी मैं थोड़ा, जैसे आप नहीं देख पाएंगे। तो हमारे साथ जुड़े हुए थे अच्छा, इंदु मैत्रा जी का आ गया सवाल। कह रही है, जब लगे अगला प्यार नहीं करता
इंदु जी, प्यार जो है ना वो कभी भी शर्तों पे नहीं होता कि हम इसलिए प्यार करेंगे कि कोई दूसरा प्यार करेगा कि नहीं करेगा। आपका प्यार आपका है। तो कभी भी इसलिए नहीं प्यार करना छोड़ना चाहिए कि वो नहीं मुझे प्यार कर रहा है। आप तो अपना करते जाओ ना, आप तो प्यार करते जाओ। जब उनके अंदर प्यार उठेगा आपके लिए तो वो भी कर लेंगे। तो मेरा तो ये मानना है, मतलब ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है। तो हमारे साथ जुड़े हुए थे मुझे नमिता लग रहा है पैकरी जी। दुनिया को आप जैसा होना है होना चाहिए। संध्या दी, मैं नहीं कहती कि मैं कोई आइडियल कोई हूँ सबके सामने, लेकिन हाँ, कोशिश कर रहे हैं एक बेहतर इंसान बनने की। और मुझे लगता है कि जिन चीजों को लेकर के चल रही हूँ, हो सकता है कि शायद वो चीजें ना मुझे कहीं पे खत्म नहीं होने दे रही हैं और मुझे पॉजिटिव रख रही हैं। और इंसान को ना पॉजिटिव रहना बहुत जरूरी है, नहीं तो हम तो खत्म हो जाएंगे। जी बहुत सुंदर बात कही, इतनी सुंदर जी बातें, और लग रहा है जैसे काश कुछ जादू ऐसा होता कि सब ऐसे हो जाते, जैसा आप बोल रही हैं सब ऐसे हो जाए अंदर से। तो वो मैजिक के लिए हम प्रार्थना करेंगे कि वो मैजिक हो। और जी, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। विदाई का समय आ गया। जी, बहुत धन्यवाद सब जो जुड़े थे, इस और हम सबको रिप्लाई दे देंगे जो भी। हाँ, मैं एक बात कहूंगी, जी ये जो हमने श्रृंखला आरंभ की है, ये निश्चित रूप से ये स्त्री पर केंद्रित है, लेकिन ये इसका उद्देश्य बिना पुरुष के पूरा नहीं होगा। पुरुष इसका अनिवार्य अंग है। तो कहीं ना कहीं हम कोई, और मैं तो कहूँ कोई भी लड़ाई स्त्री विमर्श भी कोई पुरुष के बिना कंप्लीट नहीं है। तो कहीं हम इसमें पुरुषों को शामिल करेंगे, धीरे धीरे एक एक करके इसमें जो बातचीत होंगी वो पुरुषों से भी होंगी कि इस दिशा में उनका क्या मत है, वो किस तरह से इसमें सहयोग दे सकते हैं। तो कहीं ना कहीं पुरुष हमें अपने साथ समझे, अलग ना समझे बिल्कुल भी। ये मेरी एक गुजारिश है। और शायद आज के कार्यक्रम में हमने कहीं भी पुरुषों के अगेंस्ट कोई बात भी नहीं करी, हमने केवल स्त्रियों की बात करी। वो निवेदिता जी, वो ये ऐसा इसलिए हुआ कि स्त्री विमर्श दिशा से भटक गया और स्त्री विमर्श मैन वर्सेस वुमेन हो गया। एग्जैक्टली। तो इसलिए मुझे ये बात कहनी पड़ी कि उनके बिना अधूरा है, ये विमर्श ही अधूरा है। तो वो जरूर आएंगे और हम उनसे जरूर बात करेंगे आगे की श्रृंखलाओं में। जी, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। और संध्या दी, बहुत धन्यवाद आपका, और बहुत ही सुंदर प्रश्न मेरा बहुत मन था कि इसको ये आपसे शुरुआत हो इसकी, और मैं बहुत शुक्रगुजार हूं कि इसके लिए सहमत हुई आप, और हम आगे बढ़ेंगे, इसमें आगे लेके चलेंगे मिलके। बिल्कुल। युगानुगुंज को भी शुभकामनाएं, और जो आप सब लोग जो यहाँ पर उपस्थित हैं उन सब की शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि आपसे ये प्रोग्राम सफल होगा। और हम आगे ये भी मानकर चल रहे हैं कि इसके परिणाम भी आगे जो बदलाव आएगा वो उसके लिए भी हम एक उम्मीद रख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद युगानुगुंज का।